नमस्कार दोस्तों। टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग आ जाए, फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार बताइएगा वॉइस क्लियर है? नीलम सैनी जी राधे राधे। शिवानी कुमारी जी गुड इवनिंग। निधि सिंह जी गुड इवनिंग। एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है? जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर हो तो हम चीजों को लेके चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं आगे की ओर, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमारी जो क्लास है यह डेली शाम को 7 बजे होती है इसी टाइम पर। और हम किसको ध्यान में रख के, राजस्थान पीटीआई और यूपी टीजीटी बीपीएससी इन सब को ध्यान में रख के हम क्लास को करते हैं। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुडरिक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, पोलो, शतरंज, बेसबॉल। बार बार बोलता हूं कि ये जितने भी आपके चैंपियनशिप हैं, जितनी भी ट्रॉफियां हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, इनको आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये यूपी टीजीटी का सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, केवल एक साल ही नहीं, हर साल अगर आप देखोगे तो हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो गुडरिक की बात कर लें, अगर गुडरिक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप किस देश से मतलब किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से। किससे संबंधित है? पोलो से। पोलो से पिछली बार आया था कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है, तो राधा मोहन कप जो है वो आपका पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से। तो याद रखिएगा, राधा मोहन कप हो या फिर गुडरिक कप हो, ये किससे संबंधित है? ये सब आपके पोलो से संबंधित हैं। ठीक, चलिए। संतोष जी गुड इवनिंग। चंद्रमणि कुमारी जी प्रणाम। चलिए, तो किससे संबंधित होगा आपका? पोलो से। याद रखिएगा। और अगर हम बात कर ले आप लोगों से कि हॉकी से संबंधित कौन कौन से कप होते हैं, तो जैसे हॉकी हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी में आपका आता है, देखो, कप। कप वर्ड अगर आएगा तो वो आपका ज्यादातर किससे संबंधित है? क्रिकेट से। लेकिन कुछ ऐसे हैं, मतलब कप कप आपका आएगा तो आपका, सॉरी, कप आएगा तो आपका हॉकी, और ट्रॉफी आएगी तो उससे, जैसे आपका मैंगो कप हॉकी से, गुरमीत ट्रॉफी हॉकी से, गुरु नानक कप हॉकी से, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से, आपका बैटन कप हॉकी से, बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी से, रंगास्वामी कप हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से, इंदिरा गांधी कप हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी आपका किससे? हॉकी से। अगर इसी तरीके से आपको यह चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फुटबॉल की बात कर ले तो इसमें पूछता है मर्डेका, रोवर, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, डीसीएम, सुब्रतो, नेहरू कप। नेहरू कप फुटबॉल से और ट्रॉफी उससे संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पूछता है गोल्फ से, तो गोल्फ में क्या क्या आता है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप, कैनेडियन कप, आइजनहावर कप, राइडर कप बहुत पूछता है, और वॉकर कप। राइडर और वॉकर दोनों गोल्फ से संबंधित है। टेबल टेनिस में पूछता है स्वेलिंग कप, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, स्वेल्थनिंग कप, बर्ना ब्लॉक कप, कार्नेबलॉन कप, कार्बिटन कप, जयलक्ष्मी कप, राजकुमार कप, राजकुमारी कप, और रामानुजन ट्रॉफी। ये जितने भी बोले, और ट्रावेनकोर कप, ये सब टेबल टेनिस से है। पोलो की बात करें तो पोलो में आपका राधा मोहन कप, कोलांका कप। कोलांका कप दुनिया की सबसे ऊंची ट्रॉफी होती है, जो कि 6 फीट की होती है। और राधा मोहन कप, यह आपकी किससे संबंधित है? आपके पोलो से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हुक पास निम्न खेलों में से किससे संबंध रखता है? हुक पास, बताइए। हुक पास किससे संबंध रखता है? अब जो वर्ड्स होते हैं उनको भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है,
तो हुक पास की अगर बात करें तो हुक पास जो होता है वह आपके किससे संबंध रखता है? तो हुक पास आपका बास्केट बॉल से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? बास्केट बॉल से संबंध रखता है। मनिंदर यादव जी, गुड इवनिंग। अब जैसे एक आता है मार्च लाइन। मार्च लाइन किससे संबंधित होता है? मार्च लाइन आपके कबड्डी से संबंधित होता है। जो सेंटर लाइन होता है उसी को हम मार्च लाइन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ कबड्डी में कांट वर्ड आता है। कांट किससे संबंधित है? कबड्डी से है। रेडर वर्ड आता है। रेडर किससे है? कबड्डी से संबंधित है। इसी प्रकार से बोनस लाइन किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। इन्वर्जन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है? टखने पर, घुटने पर, गर्दन पर या कंधे पर? बताइए, इन्वर्जन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है? तो इन्वर्जन आपके कहां पे होती है? आपके टखने पर। टखना कहां? मतलब जो आपका एंकल होता है, ये वाला भाग, इसी पर होता है आपका यह। ठीक है, मतलब ये वाला जो भाग है इस पर। इसका अंदर की ओर जाना इन्वर्जन और बाहर की ओर आना ईवर्जन। याद रखिएगा, अंदर की ओर जाना इन्वर्जन, बाहर की ओर आना ईवर्जन होता है। घुटने में क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की क्रिया होती है। क्या होती है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की क्रिया आपके घुटने पे होती है। गर्दन की बात कर ले तो गर्दन में भी रोटेशन भी होता है। गर्दन में आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन सब होता है। इसके अलावा सरकमडेक्शन भी होता है, तो याद रखना। कंधे की बात करें तो कंधे में भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडेक्शन, अबडेक्शन और आपका रोटेशन, ये सब होता है। शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता तथा अनुभव किस सिद्धांत का मूल मंत्र है? प्रकृतिवाद का, प्रयोगवाद का, आदर्शवाद का? कोई नहीं। शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता तथा अनुभव किस सिद्धांत का मूल मंत्र है? प्रकृतिवाद, रूसो। प्रकृतिवाद किसने दिया है? रूसो ने दिया है। प्रयोगवाद की बात करते हैं तो प्रयोगवाद जॉन डीवी। आदर्शवाद की बात करते हैं तो प्लेटो। ठीक, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं तो प्लेटो। और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के व्यवहारिकता था, दक्षता था, अनुभव किस सिद्धांत पे? तो जब व्यवहारिकता और दक्षता अनुभव की बात किया तो अनुभव का जब बात करेगा मतलब आपका क्या होगा? प्रयोग की बात करेगा, तो प्रयोगवाद हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन का गठन कब हुआ? 1960, 1970, 1962, 1963? क्या स्थिति है भाई? कहाँ सब चले गए हैं? आजकल का पता नहीं चल रहा है क्या स्थिति है। हमको लगता है ना तो नोटिफिकेशन जा रहा है आप लोगों के पास तक, और न ही आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं। क्या बात है पता नहीं। चलो बात करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन का गठन कब हुआ? 1960, 1970, 1962, 1963? तो 1970 में। 1970 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन का गठन हुआ था। याद रखिएगा। अब देखो, कुछ ऐसे सन हैं जिनको आपको याद रखना होगा। जैसे क्या? जैसे कुछ समिति हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना होगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको याद रखना होगा, मैं उनको बता देता हूं। मैं ये क्लास इसीलिए ले आता हूं जिससे आपका रिकॉल हो जाए। जैसे YMCA। अब YMCA अगर विश्व स्तर की बात करें तो 1844 में, और भारत के स्तर की बात करें तो 1920 में। ठीक है, यहाँ पे विश्व स्तर पे जॉर्ज विलियम ने, और 1920 यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो था वह SC बक के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं आपका 1870 में। तो 1870 में आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और साथ में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन की बात भी आएगी। फिर है आपका 1894
1894 की बात करते हैं तो यहाँ पे आईओसी 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 का भी गठन 1894। अरे मेरे भाई, तो टीआरई 4 नहीं आ रही तो क्या हुआ, राजस्थान पीटीआई आने वाली है, उसके बाद यूपी टीजीटी का पेपर लगा हुआ है। उसके बाद में अब आईओसी 1894 में हो गया, लेकिन डेट क्या रहेगी, 23 जून। इसी 23 जून को एक क्वेश्चन बना लेता है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को। उसके बाद में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल 1914 में, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल मतलब HVPM, क्या, HVPM, जो कि वैद्य बंधुओं ने बनाया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो HVPM का ही समर कोर्स जो होता था, जिसमें व्यायाम विशारद की उपाधि मिलती थी, वह 1924 में। पूछा जाता है व्यायाम विशारद की उपाधि कब मिलती थी, 1924 में। फिर उसके बाद में आपका इसी में आगे अगर बात करें तो आईओए, आईओए की स्थापना कब हुई, 1927 ईस्वी में आईओ की स्थापना हुई। फिर अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब हुई, 1931 में, हैदराबाद, गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज हैदराबाद। फिर उसके बाद में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ 1932 ईस्वी में, जिसको ईडब्ल्यू टेड के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में फिर आपका क्या आता है, HVPM ने ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन कब किया था, तो 1936 में, बर्लिन के ओलंपिक में इन्होंने प्रदर्शन के रूप में ये गए थे। उसके बाद में 1938 में आपका क्या हुआ था, कांदीवाली मुंबई का आपका क्या हुआ था, स्थापना। उसके बाद में ऑल इंडिया सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड भी बहुत पूछता है, कब बनाया गया, 1945 में आपका इसको बनाया गया। फिर आपका पूछता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई, 1946 ईस्वी में यह हुआ था। एनसीसी कब बना, एनसीसी 1948 एवं WHO यह भी 1948 7 अप्रैल को। उसके बाद में 1948 में ही एक चीज और हुआ था, ताराचंद कमेटी, क्या, ताराचंद कमेटी, ताराचंद कमेटी भी 1948 में ही बना था। उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आया, जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए, और भारत स्काउट ये भी 1950 में ही आया। फिर 1953 बहुत पूछता है कि 1953 में क्या हुआ था, सारी चीजें रिकॉल करा दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पहले आपका सारा चीजें हो जाए, रिकॉल सारी चीजें हो जाए। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना, चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, ठीक। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा, जिससे कि आपका रिकॉल हो जाए चीजें। 1953 की बात कर लेते हैं, तो 1953 की जब बात करते हैं तो राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम आया, जो कि 1961 में बंद कर दिया गया था। 1953 में आया, बंद कब किया गया, 1961 में NSNIS पटियाला में इसका क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, राजकुमारी अमृता कौर का किस खेल से संबंध है, तो वह जो है टेनिस खेल से संबंध है। इसके साथ ही साथ आपका 1954, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इस समय क्या क्या हुआ था, तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, SGFI स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय खेल परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, इन तीनों की स्थापना इसी समय हुई थी। और ये जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट थे, इसके पहले संस्थापक, मतलब इसका संस्थापक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, KM करियप्पा थे। और नेशनल डिसिप्लिन स्कीम भी 1954 में ही आई थी। तो याद रखना 1954 बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 54 के बाद में 56 की बात आती है, तो आपका क्या आता है, आपका शारीरिक शिक्षा का जो फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस था वो आया, और नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन यह भी आया। उसके बाद में 1957 रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, PM जोसेफ पहले इसके वो थे। और उसके बाद आ जाता है आपका 57 के बाद 58 पे, तो 58 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी, क्या होगा, एडहॉक इंक्वायरी
कमेटी 1958 में। 59 की बात करते हैं तो 1959 में कुंजरू समिति आई और 60 में कौल कपूर समिति आ गई। कौल कपूर, अब देखो याद कैसे रखोगे, कुंजरू में क्या है, कुंजू रू में ये लगा हुआ है ना, तो ऐसे ही 9 बनता है, तो याद रखना 1959 ये वाला 9 आ गया। अब बात आती है कि कौल कपूर कैसे याद रखेंगे कि 60 में ही है, तो कौल कपूर, देखो कपूर में क्या है, 2 ओ है, 2 ओ है, और 60 में क्या है, ये इसको ऐसे कर दोगे तो ये 60 बन जाएगा, तो कौल कपूर 1960 में हो जाएगा। उसके बाद में आपका 63 में डॉक्टर सीडी देशमुख और अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया। 64 में कोठारी समिति आ गई आपकी, ठीक है, 64 में कोठारी कमीशन आ गया। और नेशनल फिटनेस क्रॉप 1965 में आया और एनएसएस 1969 में आ गया। 70-71 पूछता है ग्रामीण खेल कार्यक्रम और खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति। और नेहरू युवा केंद्र 1972 में और 75 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 84 में आपका सीधे सीधे साई की स्थापना हो गई और राष्ट्रीय खेल नीति भी 84 में ही आपकी आई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद नहीं है, 2003 इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रो एशियन गेम हुआ था, और 2008 पीएफआई की स्थापना हुई और 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जितने सन रटवाए हैं, ये सारे सन से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएंगे। अब चलते हैं आगे। मेरा एक ही ध्येय है कि आप अगर 30 क्वेश्चन करो तो कम से कम आप 30 का 4 गुना क्वेश्चन आपका तैयार हो। अगला क्वेश्चन है के बिरला खेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1981, 1990, 1991, 1992। जब भी दो चीजें, अगर दो चीजों का सन आपको एक साथ है तो उनको आप हमेशा साथ में ही याद करोगे तो चीजें ज्यादा याद हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 1991 में आपका के बिरला पुरस्कार, और 91-92 में और कौन सा पुरस्कार है, 91-92 में तो आपका कौन सा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अब क्या कहा जाता है, अब कहा जाता है आपका नाडा 2005 में, 1999 में आपका वाडा, ठीक। राजीव गांधी खेल रत्न 91-92 में। अब इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 85 में, उसके बाद में ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में, उसके बाद में आपका याद कर लें, सॉरी अर्जुन पुरस्कार आपका 61 में, 61 में, देखो यही होता झटके में, 61 में अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 में, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ लोग बोलने लगेंगे सर आपने 85 बता दिया, तो वो 61 होगा, ठीक है, उसको सही कर लेना। अब यही चीज जब बताया है, यही चीज जब बाद में कोई वीडियो देखता है तो इतने देख के बोल देगा, लेकिन 61 में, ठीक है। 91-92 वो, 61 में अर्जुन पुरस्कार, 85 में द्रोणाचार्य, 2002 में ध्यानचंद, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी पुरस्कार हैं उनको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। इसके अलावा 56-57, 56-57, 56-57 में क्या था, माका ट्रॉफी, मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी की बात आ जाती है। उसके बाद में 1964 की बात आती है। 1964 में क्या हुआ था, पियरे डी कुर्बर्टीन, पियरे डी कुर्बर्टीन पुरस्कार और जेम्स ई सुलेमान पुरस्कार, क्या, जेम्स ई सुलेमान पुरस्कार की बात करें, अभी की बात टेनिस प्लेयर को दिया गया है, जैक सिनर, और उनको मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हाल में ही ये पुरस्कार दिया गया है। तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई और इसको खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। पूछेगा खेलों का ऑस्कर कौन सा है, तो खेलों का ऑस्कर पुरस्कार यही होता है आपका जेम्स ई सुलेमान पुरस्कार, ठीक है ना।
उसके अलावा आपका कौन सा होता है, ओलंपिक ऑर्डर होता है। ओलंपिक ऑर्डर याद रखना, 1975 में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, और 2016 में 2016 में क्या था आपका, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। और आपका और कौन है, और है आपका लॉरियस, हाँ, लॉरियस, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। यह कब, 1999 में। अब 1999 की बात आ गई तो वाडा को भी याद रखो, वाडा भी कब, 1999 में ही, नवंबर में। याद रखना है आपको ये चीजें, ठीक। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो जिस टॉपिक को उठाओ उसके पूरा 360 डिग्री नाच जाओ। कहां से क्वेश्चन पूछेगा, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बारबोटा स्पोटाकोवा जेवलिन थ्रो, पॉमेला जेलिमो भारोत्तोलन, सानिया रिचर्ड्स स्प्रिंट, एलेना इसिनियावेवा पोल वॉल्ट। बताओ, अब ये सारे जितने भी हैं खिलाड़ी ही हैं, और ये कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। ये सारे खिलाड़ी ही हैं, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा यूपीटीजीटी और एलटी, एलटी का भी जो पेपर है उसमें भी ये कैसा मिलाने को दिया था। देखो, अगर मैं बात करूं बाराबोटा स्पोटाकोवा, ये जेवलिन थ्रो से संबंध रखती हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन पॉमेला जेलिमो या भारोत्तोलन से संबंध नहीं रखती हैं, बल्कि यह 800 मीटर मिडिल रेस की बात करती हैं, मतलब इससे संबंध रखती हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सानिया रिचर्ड्स जो है यह आपकी स्प्रिंटर है। एलेना इसिनिया बायेवा पोलवार्ड से संबंध रखती है, यह भी बात सही है। आगे की बात कर लेते हैं। वर्ष 2005 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। यहाँ 2005 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बाई मिस्टेक इन्होंने गलत टाइप कर दिया है, यहाँ पे 2025 है। 2025 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। पंकज आडवाणी को, सचिन तेंदुलकर को, साइनिया नेहवाल को, हरमनप्रीत सिंह को। तो इसका तो सीधा और साफ और स्पष्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, आंसर इसका तो साफ और स्पष्ट दिख रहा है। आप बता सकते हो हरमनप्रीत सिंह को। हाँ, दिनेश चंद जी गुड इवनिंग। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, और याद रखिएगा और किसको दिया गया, डी गुकेश, किसको, डी गुकेश को दिया गया। और बात करें हम कि और किसको दिया गया, तो आप क्या बताओगे, और किसको दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को, डी गुकेश को, और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो शतरंज, हाँ, डी गुकेश को तो शतरंज में दिया गया, मैं वही तो पूछ रहा हूं। अशोक गौतम जी जय हिंद। और बताइए किसको दिया गया है, बढ़िया है अशोक जी। बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2025 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। किसको किसको दिया गया मैं पूछ रहा हूं, बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2025 किसको किसको मिला? दो का नाम तो मैंने बता दिया है, और एक को याद रखो। किसको? हाँ, धुरंधर बैच चालू हो चुका है, तो याद रखिएगा। मनु भाकर, मनु भाकर को भी मिला है निशानेबाजी में, और हरमनप्रीत सिंह जो कि आपके हॉकी से है। और एक को याद रखना, यह क्वेश्चन ऑप्शन में जरूर रहेगा, प्रवीण कुमार। क्योंकि आप सबको याद रखोगे लेकिन प्रवीण कुमार को आपके दिमाग में नहीं रहेगा। हरमनप्रीत को भी याद रखोगे, डी गुकेश को भी, मनु भाकर को, लेकिन प्रवीण कुमार को नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि ये पैरा एथलीट है, और पैरा एथलीट पे ज्यादा लोगों का ध्यान जाता नहीं है, इसलिए याद रखना इनको, मनु भाकर को, प्रवीण कुमार को, पैरा एथलीट है जो, तो इनको जरूर याद रखना, और किसी को याद रखो चाहे न रखो। ठीक है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? अगर मैं बात करूं ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वैल वॉकर पुरस्कार दिया जाता है, तो वैल वॉकर पुरस्कार आपके मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे भी सुमेलित करना है। बेसलिन टोपालिव, ओल्गा गोवोरसोवा, तेजस्वनी सावंत, रंजीत महेश्वरी, एक तरफ प्लेयर है, दूसरी तरफ उनका खेल है, उनकी विधा है। अब इसको आपको मिलान करना है, आप कैसे मिलाओगे? तो याद रखना, बेसलिन टोपालिव शतरंज से, ओल्गा गोवोरासोवा टेनिस से, तेजस्वनी सावंत निशानेबाज, रंजीत महेश्वरी एथलेटिक्स। 1 2 3 4 आंसर नंबर क हो जाएगा, बी नहीं क हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय अग्रवाल कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंध रखती है? मैंने बताया था, अग्रवाल, नारंग, चड्डा, सुंदरी रमन, ठीक है, ये सब बताया था ना। किससे संबंधित है? ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। जो रोगी सक्रिय रूप से व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए सुझाए गए व्यायाम कौन से हैं? एक्टिव असेसिटिव रेंज ऑफ मोशन, आर्म की बात करता है, या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन आर्म की बात करता है, या फिर पैसिव रेंज ऑफ मोशन प्रोम की बात करता है, या न्यूट्रलाइजर की बात करता है? जो रोगी सक्रिय रूप से व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए सुझाया गया व्यायाम क्या है? तो जब अपने से नहीं कर पाते हैं तो वो किसी दूसरे से करेंगे, मतलब किसी दूसरी वस्तु का सहायता लेंगे, या किसी दूसरे व्यक्ति का सहायता लेंगे, मतलब वो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोम बोलते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन बोला जाता है। बेनरफील्ड और स्क्रोटर ने खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? 5, 6, 11। बेनरफील्ड और स्क्रोटर ने प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग वर प्रोपेंडेड बाय द बेनरफील्ड एंड द स्क्रोटर? तो कितने? तो याद रखिएगा 11। कितने थे? 11 की बात इन्होंने कही थी, 5 नहीं 11। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी को स्वयं की योग्यताओं से परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शैक्षणिक प्रक्रिया, परिपक्वता की प्रक्रिया, निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है? खिलाड़ी को स्वयं की योग्यताओं से परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो इसको हम क्या कहते हैं, निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग लेटेंट पोटेंशियल। निम्न सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिया। मैंने अभी बताया कुंजरू समिति कब, ये वाला देखो और तुरंत लगा दो, किस सन में, 59 में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, बस इसको देखो और तुरंत लगा दो, 9 को देखो और इसको क्या कर दो, तुरंत सटा दो, एक भी मिनट ना लगे। तो इन्होंने क्या सुझाया था, तो इन्होंने मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना, प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना, कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अपनाना, इन सारी चीजों की इन्होंने क्या किया था, सिफारिश किया था। ऑल पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है, निम्न किसका कथन है। एक बार क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दें और क्लास को आप लोग शेयर भी कर दें। अशोक गौतम जी, गुरु जी अल्टीग्रेड मेंस के लिए क्लास ले लें, आपकी महान कृपा होगी। अच्छा भैया, यूपी टीजीटी भी है लोगों का, एलटी मेंस तो है ही और टीजीटी भी है, ले लेंगे, वो काम कर देंगे। तो यह बात किसने कही थी, तो यह बात कही थी डब्ल्यू किम्बल ने। डब्ल्यू किम्बल ने कहा था कि पर्यवेक्षण उत्तम, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, सुपरविजन उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों, क्योंकि आदमी सारा स्पोर्ट ट्रेनिंग भी पढ़ लेता है, टेस्ट मेजरमेंट भी पढ़ लेता है, गेम भी पढ़ लेता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ लेता है, योगा भी पढ़ लेता है, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स भी पढ़ लेता है, आपका हेल्थ एजुकेशन भी पढ़ लेता है, आपका स्पोर्ट मेडिसिन भी पढ़ लेता है, लेकिन वह स्पोर्ट साइकोलॉजी में गिना चुना चैप्टर पढ़ता है। और सुपरविजन और ये सारी चीजें ऐसी चीज होती है जहां से क्वेश्चन बनाता जरूर है, एक से दो क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन गलत होते हैं। और यही आपने एलटी ग्रेड में भी देखा होगा, जो लोग बाहर हुए हैं एक ही दो क्वेश्चन से, और इन्हीं ऐसे क्वेश्चनों से वो बाहर हुए हैं। सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को उच्च तीव्रता तथा पूर्ण क्षतिपूर्ति के अंतराल पर किया जाता है। मतलब एंडोरेंस को विकसित करने का उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास की उच्च तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी हाई रहेगी, इंटेंसिटी हाई, और आपका रिकवरी रेट क्या होता है, रिकवरी रेट भी हाई रहता है, मतलब पूर्ण क्षतिपूर्ति के अंतराल पर किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, रेपिटेशन मेथड कहते हैं, या इंटरवल मेथड कहते हैं, या कॉन्टिन्यूअस मेथड कहते हैं। बताइए, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा तो ये आप बता दोगे। सी सी ए दिया है शिवानी ने, बाकी दिनेश चंद बी, मनिंदर जी का सी, कॉन्टिन्यूअस मेथड नहीं भैया, ये होगा पुनरावृत्ति विधि, रेपिटेशन मेथड। यहां पूर्ण क्षतिपूर्ति की बात कहा है, मतलब रिकवरी रेट क्या है, रिकवरी रेट ज्यादा है, और जब रिकवरी रेट ज्यादा होगी और इंटेंसिटी भी हाई होगी तो वहां पे रेपिटेशन मेथड आता है। इंटरवेल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, यहां पर पूर्ण रिकवरी नहीं होती है, हमेशा याद रखना, यहां पे पूर्ण रिकवरी नहीं होती है इंटरवेल ट्रेनिंग में। जैसे ही 140 तक आ जाता है हम क्या कर देते हैं, फिर से अपने काम को बढ़ा देते हैं। और जब पूर्ण रिकवरी होगा और इंटेंसिटी भी हाई होगी
तो वहां पे होता है रेपिटेशन मेथड। कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो कॉन्टिन्यूअस में रिकवरी तो दिया ही नहीं जाता है, वहां तो रिकवरी रहती ही नहीं है, वह तो कॉन्टिन्यूअस चलती ही रहती है, वहां रिकवरी से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चंस को करोगे। हाइड्रोकोलेटल पैक उपचार की विधि है, दवाओं पर ठंडा और गर्म द्वारा, बर्फ द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेडिकेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, आइस या नन ऑफ एवं। तो क्या हो जाएगा, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन होता है। 100 मीटर दौड़ के फाइनल में टाई पड़ जाए तो निर्णय क्या होगा। दोनों संयुक्त विजेता होंगे, स्थान निर्धारण के लिए टॉस किया जाएगा, दोनों को 45 मिनट पश्चात समय की उपलब्धता पर दोबारा दौड़ाया जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और देखिए यूपी टीजीटी का एग्जाम होगा अपनी ही डेट पे, ये एकदम याद रखिए, क्योंकि पीजीटी की डेट आ चुकी है, अब टीजीटी की बाकी है, तो ये याद रखिए वो होगा अपनी ही डेट पे। तो क्या होगा, दोनों को 45 मिनट के बाद समय की उपलब्धता पर दोबारा दौड़ाया जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। टॉस किया जाता है, नहीं टॉस तो भाई नॉर्मल उसमें किया जाता है, ये टॉस हम गांव देश में कर लेते हैं, ठीक है ना। टॉस तो हम गांव देश में करते हैं मेरे भाई, टॉस नहीं करते हैं। दोनों को 45 मिनट बाद बुलाते हैं और फिर हम क्या कराते हैं, दोबारा दौड़ कराया जाता है। अगर टाई होता है तो कितने मिनट रेस्ट देके, 45 मिनट रेस्ट देके, टॉस नहीं कराया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस प्रकार का मनोरंजन है। और याद रखना, एथलेटिक्स से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। सुमन गिल जी सत श्री अकाल। क्या है, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस प्रकार का मनोरंजन है। समूह मनोरंजन, व्यक्तिगत, कुछ व्यक्तियों का, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो वह कैसा है, व्यक्तिगत तो होता नहीं है, कुछ व्यक्तियों का भी नहीं होता है, वह क्या होता है, समूह मनोरंजन की श्रेणी में आता है। फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे कमजोर हड्डी स्टेपिस, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, ठीक है ना। दिलशांत कौर जी गुड इवनिंग। उसके बाद में अगर हम बात करें आपका ये हो गया, सबसे छोटी हो गई, सबसे मजबूत हो गई, सबसे, हाँ सबसे बड़ी कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है कि फीमर के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर के बाद में आपकी जो टिबिया होती है वह होती है, क्या होती है, टिबिया। टिबिया उसके बाद में होती है सेकंड। परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना, यह कथन किस सिद्धांत का है। अस्पष्टता का सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टेबलाइजिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स टू situation results over the long term. To which principle does the statement refer? Principle of clarity, principle of result attainment, principle of cyclicity, none of above। तो यहां क्या कर रहा है, परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य सिद्धांतों को निर्धारित करना, मतलब परिणाम को बनाए ही रखना है
और जब परिणाम को बनाए ही रखना है मतलब क्या हो जाएगा, आप प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट की बात किया जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट हम बोलेंगे। देव कुमार मंडल जी गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? साप्ताहिक चक्र, महीने का चक्र, वार्षिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रो चक्र, अब ये पीरियडाइजेशन तीन प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका मैक्रो, दूसरा होता है आपका मीजो और तीसरा होता है आपका माइक्रो। मैक्रो वह होता है जो आपका 12 माह तक चलता है, मतलब एक साल का, इसको हम वार्षिक चक्र भी बोलते हैं, याद रखना। मीसो की बात करते हैं तो मीसो हमारा जो होता है यह आपका क्या होता है, कई 3 से लेके 6 सप्ताह तक चलता है। अर्थात हम इसको यह कह सकते हैं कि यह क्या है, मंथली, क्या है, मासिक चक्र इसको हम बोलते हैं। और अगला आता है आपका माइक्रो चक्र, जो कि कितने दिन का होता है, जो कि 1 हफ्ता 7 दिन या 10 दिन से आपका 12 दिन का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साप्ताहिक चक्र बोलते हैं, या फिर आपका वार्षिक चक्र बोलते हैं, या फिर महीने का चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन वीक होता है, मतलब हम इसको साप्ताहिक चक्र बोलते हैं। 1 सप्ताह का होता है, वीकली होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वीकली बोलते हैं। 1 से 7 वीक, तो 1 से 7 वीक होता है, वो मासिक चक्र हो गया। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो ये साप्ताहिक होता है, क्योंकि 7 दिन होता है, 7 से 10 दिन का होता है यह, तो याद रखना इसको हम वीकली बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है? एड्रिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड या पिनियल ग्लैंड? साप्ताहिक चक्र, मासिक चक्र और वार्षिक चक्र होता है। तो वार्षिक चक्र, मासिक चक्र और साप्ताहिक चक्र होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि है? तो लार ग्रंथि जो होती है यह बहिस्रावी होती है। अब ग्रंथियां दो प्रकार की, एक अंतः और दूसरी वाह है। ये जो अंतःस्रावी होती है, अंतःस्रावी आपकी क्या होती है, अंतःस्रावी आपकी, अंतःस्रावी जो होगी यह जो है हार्मोन्स का श्रावण करती है। और जो आपकी वही स्रावी होती है यह लार मतलब एंजाइम का श्रावण करती है। क्या? एंजाइम निकालती है, एंजाइम यह सिक्रीज करती है और यह हार्मोन सिक्रीज करती है, याद रखना। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है यह आपकी कहां पे होती है, जो किडनी होती है उसके ऊपर होता है। थाइमस ग्लैंड कहां होती है आपकी, थाइमस आपकी कहां होती है, आपके चेस्ट में होती है, स्टर्नम के पास होती है। और पिनियल कहां होती है, पिनियल, इसे जैविक घड़ी बोलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि यही होती है, पिनियल ग्रंथि। इसके बाद दूसरी सेकंड स्मॉलेस्ट होती है आपकी कौन सी ग्रंथि, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है आपकी मास्टर ग्लैंड, जिसको बोलते हैं प्यूस ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड बोलते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से बाह्य बल कौन सा है? मांसपेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ख ब ग? दोनों। बाह्य बल, हाँ, मिक्स ग्लैंड जो है दिलशांत कौर जी, वो आपकी कौन सी होती है, वह आपकी अग्नाशय, पैनक्रियास। अगर मैं बात करूं तो ख और ग, ये दोनों क्या होता है, बाह्य बल।
आंतरिक बल क्या होता है? जो मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल है उसको हम आंतरिक बल कहते हैं। बाह्य बल क्या होता है? जो हमारे पर्यावरणीय बल उसको बोलते हैं या बाह्य बल बोलते हैं, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा लगाया जाता है उसको कहते हैं। महान वैज्ञानिकों, गैलीलियो प्रसिद्ध है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध है जड़त्व के नियम के कारण, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण, क व ख दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताओगे आपका? गैलीलियो को क्या कहते हैं? जड़त्व के नियम के कारण। इनको हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। अरे संतोष जी कहाँ हैं आप? अशोक जी कहाँ हैं आप? ऐसे क्वेश्चन गलत काहे करते हैं आप लोग? इतना इजी क्वेश्चन है बच्चा। हाँ मेरे भाई, महान गैलीलियो का नियम कहते हैं इसी को, जड़त्व के नियम को कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। याद रखो, उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, उसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना? तो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम इसी को कहा जाता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह होता है जो कि आपका क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता है। ठीक है? एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण में ऊर्जा कोशिका में कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सार्कोप्लाज्म में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में? कोई बात नहीं, अभी गलत कर लीजिए आप लोग जितना गलत करना है। 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने अगर आप ईमानदारी से पढ़ लिए तो यूपी टीजीटी आपके हाथ में रहेगी। इनमें से कितने लोगों का यूपी टीजीटी है? हमको लगता है ज्यादातर लोगों का, जिनका भी है सबका यूपी टीजीटी होगा। अच्छा, एक बार आप कमेंट करके सारे लोग बताइए कि यूपी टीजीटी किन किन लोगों का है। जिनका यूपी टीजीटी है वो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, यस बोल दीजिए। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा सार्कोप्लाज्म में। कहां पे बनता है? सार्कोप्लाज्म में बनता है। ठीक है? उसके बाद क्रेब्स चक्र में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है वो नीलम सैनी जी सर, संतोष जी का नहीं है। अच्छा, दिलशांत कौर जी का है यूपीटीजीटी, लालजी यादव का भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ज्यादातर लोगों का है यूपीटीजीटी ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यूपीटीजीटी में इससे ऊपर का बहुत लेवल क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है ना? थोड़ा सा अगर ईमानदारी से पढ़ना होगा आपको, 1 महीने कंटिन्यू अगर अच्छे से पढ़ लिए तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है? चलो बताओ, निम्न में से कौन यूनान से संबंधित नहीं है? पेलेस्ट्रा, कोलेशियम, टाइगोटस या फिर पिंडार? मुनेश जी का भी है। हाँ, अशोक जी का भी है। मणिंद्र जी का भी है। तो याद रखिए कि यूनान से संबंधित नहीं है। यूनान से संबंधित क्या नहीं है आपका? तो आपका नहीं है कोलेसियस। कोलेसियस आपका यूनान से संबंधित नहीं है। यूनान में आपका पेलेस्ट्रा भी हुआ करता था, खेल का मैदान। टाइगोटस, वह जो पर्वत था जिससे बच्चों को फेंका जाता था। पिंडार, पिंडार भी उससे था, जो आपका विजेता होता था, जो ओलंपिक का विजेता होता था उसके लिए वह गीत गाया करता था, जो पिंडार हुआ करते थे वो। ठीक है ना? तो याद रखना, हमारी कौनी हमारी कौनी निम्न में से कौन सी गति नहीं करती है? भाई कोलेसस नहीं होगा, पिंडार होता है। पिंडार क्या जी? पिंडार वह होते थे जो ओलंपिक के विजेता हुआ करते थे पूर्व ओलंपिक में, उनके लिए वो गीत लिखा करते थे।
दोनों है ना अशोक जी, तो तैयारी करते रहिए दोनों में। तो जो गीत गाया करते थे वो हुआ करते थे। हमारी कौनी निम्न में से कौन सी गति नहीं करती है? घूर्णन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन। यहाँ पे करती है नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं करती है। नहीं करती है तो याद रखिएगा, यह जो है घूर्णन नहीं करती है। हमारी कोहनी में क्या होता है, आप कोहनी देखोगे हाथ में फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, प्रोनेशन होता है, सुपाइनेशन होता है, ये गति होती है। लेकिन होता क्या नहीं है, घूर्णन नहीं होता है। घूर्णन रोटेशन कहाँ होता है? शोल्डर में होता है, आपके गर्दन में होता है रोटेशन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? आपके गर्दन में होता है, आपके शोल्डर में होता है। हाथ की अंगुलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाता है? हाथ की अंगुलियों को इनवर्जन, एडेक्शन, एबडेक्शन, फ्लेक्शन। तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, हाथ की अंगुलियों को शरीर की मध्य रेखा की ओर मोड़े मतलब इनवर्जन, और बाहर की ओर मोड़े तो ईवर्जन। ठीक है, इनवर्जन और ईवर्जन से याद रखना। एशियन खेलों को कौन सी संस्था संचालित करती है? आईओसी, आईओए, ओसीए, एसए। जिस प्रकार से ओलंपिक खेलों को आईओसी संचालित करती है, उसी प्रकार से आपकी एशियन खेलों को कौन संचालित करता है? तो ओसीए। अब अगर हम पूछे आप लोगों से, जो एशियन खेल है, इस एशियन खेल के जनक किसको कहते हैं हम? एशियन खेल का जनक किसको कहा जाता है? और एशियन खेल का उद्घाटन किसने किया था, यह भी बताओ हमको। तो एशियन खेल का जनक जो है, या एशियन गेम का फादर जो है, वह कहा जाता है जीडी सोंधी जी को। किसको? जीडी सोंधी जी को कहा जाता है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपके उस समय के राजेंद्र, पंडित राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और उस समय आपको यह किसके सुझाव पे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय आपके प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो ओसीए का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? ओलंपिक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब भारत के अंदर दूसरी बार मतलब जब नौवां हुआ था। नौवां मतलब 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना, और 1984 में इसके खत्म होने के जस्ट बाद आपका साई की स्थापना, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। याद रखना। इसका आदर्श वाक्य पूछता है, तो आदर्श वाक्य क्या है? ईवर ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। भारत में निम्न में से हैदराबाद में क्या स्थित है? साई, आईएसएम, एनआईएन, एलएनसीपी। तो अगर हम बात करें, तो एलएनसीपीई, देखो एलएनआईपी ग्वालियर में, लेकिन एलएनसीपीई कहां पे है बताओ? और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलएनसीपी और एलएनआईपी में डिफरेंस ही वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एलएनसीपी और आपके एलएनआईपी में क्या नहीं कर पाते हैं आपका। तो एलएनसीपीई आपका कहां पे है? तिरुवनंतपुरम, एलएनसीपी। ठीक है,
और आपका साई साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। उसके बाद में NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो लोकेशन कहाँ है, हैदराबाद में। यही कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद में IASM इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन, जो कि कहाँ पे है, पटियाला और न्यू दिल्ली में। ठीक है। और LNCP नेशनल, यहाँ पे LNCP का फुल फॉर्म याद रखना, लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये LNCP है और वो LNIP है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ब्लड ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड, ATP तथा CP। बताइएगा। और यह क्लास आपको डेली इसी टाइम पे शाम को 7 बजे, आपके पास नोटिफिकेशन जाए चाहे न जाए, आप शाम को 7 बजे टीचर्स एकेडमी चैनल पे आ जाया करिए। आपकी डेली ये क्लास होगी और डेली होती है। ठीक है, डेली आपकी क्लास होती है और इसी टाइम पे होती है, 7 से 8 बजे का आपका टाइम होता है इस क्लास का। तो आप जुड़ना ना भूला करें। ठीक है, आप इंतजार न किया करिए। तो ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा प्रदान किससे होता है, ट्राइग्लिसराइड से, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वह आपका क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड मतलब वसा की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ATP से तुरंत ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहां पे बात कर रहा है ATP PC से तुरंत ऊर्जा, ट्राइग्लिसराइड जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड मतलब वसा की बात आएगी, और यहाँ पे 9.1 तक KCl ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए लेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को 7 बजे। इसके साथ ही साथ जो लोग यूपी TGT की न्यू वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं 2026 की, वो लोग धुरंधर बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आप 9628 9592 पर मैसेज या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो बहुत सारी पड़ी है, पहले आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आए, क्लास अच्छी लगे तब जुड़िए। और अगर अपने से पढ़ लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, फिर मत जुड़िए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।